नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 27 जनवरी को यूसीसी लागू होने के 1 साल पूरे हो जाएंगे। अब तक 4 लाख से ज्यादा विवाह पंजीकरण किए जा चुके हैं। यूसीसी के माध्यम से ऑनलाइन व्यवस्था से आसान ये पूरा प्रोसेस हुआ है। घर बैठे आवेदन, दस्तावेज और वीडियो वेरिफिकेशन की सुविधा मिली है। 27 जनवरी को यूसीसी को लागू हुए 1 साल हो जाएगा। आपको बता दें कि अब तक के 4,74,000 से ज्यादा विवाह पंजीकरण इसके माध्यम से हुए हैं। घर बैठे आवेदन, दस्तावेज और वीडियो वेरिफिकेशन की सुविधा जनता को मिली है। औसतन 5 दिन में विवाह प्रमाण पत्र लोगों को मिल जाता है। महिलाओं के हक और सामाजिक समानता को मजबूती यूसीसी से मिली है। यूसीसी से उत्तराखंड देश के लिए एक मॉडल राज्य बना है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। आपको बता दें कि बीते साल 27 जनवरी को यूसीसी प्रदेश में लागू हुआ था और अब 27 जनवरी को 1 साल यूसीसी को होने वाला है और अब तक 4 लाख से ज्यादा पंजीकरण, विवाह पंजीकरण यूसीसी के माध्यम से किए जा चुके हैं और औसतन 5 दिन में विवाह प्रमाण पत्र है जो लोगों को प्राप्त हो जाता है। घर बैठे ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और घर बैठे ही विवाह पंजीकरण कराने के बाद सर्टिफिकेट लोगों को अपने मोबाइल फोन पर ही मिल जाता है। अब तक 4 लाख से ज्यादा जो विवाह पंजीकरण है वो यूसीसी के माध्यम से किए जा चुके हैं। ऑनलाइन व्यवस्था ने ये पूरा प्रोसेस आसान कर दिया है। घर बैठे आवेदन, दस्तावेज और वीडियो वेरिफिकेशन की सुविधा मिलती है। अब तहसीलों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, घर बैठे ही लोगों को सुविधा प्राप्त हो जाती है। 4 लाख से ज़्यादा यूसीसी में रजिस्ट्रेशन शादी को लेकर हो चुके हैं और घर बैठे आवेदन, दस्तावेज और वीडियो वेरिफिकेशन की सुविधा इसमें मिलती है और 5 दिन के अंदर ही विवाह प्रमाण पत्र घर बैठे ही मिल जाता है। यूसीसी से जो उत्तराखंड है वो एक मॉडल राज्य बनकर उभरा है। 27 जनवरी को यूसीसी लागू हुए प्रदेश में 1 साल पूरा हो जाएगा और अब तक आपको बता दें कि 4 लाख से ज्यादा विवाह पंजीकरण यूसीसी के माध्यम से हुए हैं। ऑनलाइन व्यवस्था से ये पूरा प्रोसेस आसान हुआ है। घर बैठे आप प्रमाण पत्र हासिल कर सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से यूसीसी को लेकर 1 साल होने वाला है, क्या कोई कार्यक्रम इसके लिए रखा जाएगा 1 साल होने पर 27 तारीख को? देखिए प्रिया, उत्तराखंड जो है यूसीसी लागू हुआ और 1 साल होने जा रहा है। उसको लेकर के अगर देखा जाए तो विवाह पंजीकरण के अगर जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं, निश्चित तौर पर जो है ये एक बड़ी बात है कि 4 लाख से अधिक जो है जो पंजीकरण है वो कराए गए हैं। इसके चलते जो है लिविंग के अगर मामलों में देखा जाए तो लिविंग रिलेशनशिप के जो है पंजीकरण के मामलों में भी लगभग 100 के आसपास जो है इस तरह के जो पंजीकरण देखने को मिले। और जिस तरह से इसको यूसीसी को लागू किया गया था और 1 साल होने जा रहा है, तो निश्चित तौर पर देश में एक मॉडल के रूप में जो है उत्तराखंड उभरा है राज्य। और कहीं ना कहीं जिस तरह से इसको लागू किया गया था, पहला राज्य बना, उसके बाद जो इसकी बीच बीच में बदलाव भी करने पड़े। बीच बीच में जो बाहरी राज्यों से आने वाले लोग हैं जिनकी शादी यहाँ पर होती है, वो उनका पंजीकरण के लिए बदलाव की व्यवस्था हो, तो तमाम व्यवस्थाएं जो है इसमें समय समय पर तब्दीली करते हुए की गई है। कैबिनेट बैठक में कई बार इसमें देखा कि संशोधन करना पड़ा। लेकिन अब जिस तरह से इस पूरे प्रकरण को देखा जा रहा है कि 4,74,000 से अधिक जो पंजीकरण हुए हैं, और सबसे आसानी बात यह है कि घर बैठे जो है इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। 4 से 5 दिनों के अंदर जो है वो आवेदन वहां पर पहुंचता है। उसके बाद उसको वो पूरी तरह से देखते हैं और उसके बाद वो पूरी तरह से पंजीकरण हो जाता है। तो निश्चित तौर पर एक आसान तरीका जो है इसमें बनाने का काम किया गया, ताकि लोगों को इधर उधर चक्कर भी काटने ना पड़े, नगर निगम भी ज्यादा जाना ना पड़े और घर बैठे हुए आवेदन कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी उपलब्धि है और देखना होगा राज्य सरकार इस उपलब्धि को लेकर के किस तरह से 1 साल होने पर जो है क्या कोई कार्यक्रम आयोजित करती है क्या, जो इसके लिए बिल्कुल बिल्कुल योगेश, एक लिव इन रिलेशन को लेकर भी काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला था। ऐसे में उस पर क्या कुछ जानकारी है, उस पर क्या कुछ आंकड़े सामने आए हैं? देखिए, लिविंग रिलेशनशिप को लेकर के 100 से अधिक पंजीकरण के मामले आए हैं और समय समय पर जो है पंजीकरण के निरस्त भी हुए हैं। पूरे जो है डॉक्यूमेंट्स जब वेरीफाई नहीं हो पाए तो उनमें जो है उनको जो है रजिस्टर भी किया गया। नहीं तो कहीं ना कहीं जिस तरह से देखा जाए कि जो पंजीकरण आए वो जब पूरी तरह से उनको देखा गया, कागज खंगाले गए और कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से उनकी जानकारी ली गई। और निश्चित तौर पर इसको लेकर हमने देखा कि जब ये लागू हुआ यूसीसी और उसके दौरान जो है जब ये प्रावधान इसमें आया तो बड़ी तरह से विवाद देखने को मिला था। और ये विवाद समय समय पर कहीं ना कहीं जो है अब भी राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने को मिलता है कि जो विपक्षी पार्टियां वो लगातार इसको लेकर के कहती नजर आती है कि ये उत्तराखंड का मूल स्वरूप नहीं है, जिसके लिए कहा जा रहा है देवभूमि है, यहाँ पर
जो है अगर लड़कियों की अस्मिता के साथ इस तरह से कानून लाया जाएगा तो निश्चित तौर पर गलत होगा। तो इसको लेकर विरोध देखने को मिला, लेकिन अगर देखा जाए तो पंजीकरण के तौर पर देखा जाए तो 100 से अधिक इस पर पंजीकरण आए, उसमें जो है कई जो है पास भी हुए हैं, कई को जो है रिजेक्ट भी किया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो सरकार की मंशा स्पष्ट थी। सरकार ने साफ तौर पर कई बार इस मामले को कहा कि वे जानकारी चाहते हैं कि आखिरकार कौन किस समुदाय से है, किस तरह से वो जो है रिलेशन में रह रहा है, किसके साथ रहा है, ताकि जो बड़ी घटनाएं दिल्ली जैसी जो घटनाएं देखने को मिली वे घटनाएं ना देखने को मिले। जी बिल्कुल, देखना होगा योगेश की 27 तारीख को क्या कुछ इसके लिए कार्यक्रम रखा जाता है और इसका क्या कुछ असर भी प्रदेश में देखने को मिला है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर किश्तवाड़ से है, जहां किश्तवाड़ में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में उत्तराखंड का एक लाल शहीद हुआ है। ऑपरेशन तराशी में कपकोट निवासी गजेंद्र सिंह शहीद हुए हैं। 2 पैरा कमांडो में तैनात थे गजेंद्र सिंह। पार्थिव शरीर आज कपकोट पहुंचेगा। सीएम धामी ने भी इस पूरे मामले में ट्वीट कर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बड़ी खबर बताई जा रही है, जहां किश्तवाड़ में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में एक उत्तराखंड के लाल शहीद हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान कपकोट निवासी गजेंद्र सिंह शहीद हुए हैं। 2 पैरा कमांडो में तैनात थे गजेंद्र सिंह जो शहीद हुए हैं। किश्तवाड़ में मुठभेड़ के दौरान कपकोट निवासी गजेंद्र सिंह शहीद हुए हैं। आज पार्थिव शरीर जो है वो कपकोट पहुंचेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसमें श्रद्धांजलि भी दी है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पार्थिव शरीर आज जवान का कपकोट पहुंचेगा और इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है और जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की है। किश्तवाड़ में आतंकियों की मुठभेड़ में कपकोट निवासी गजेंद्र सिंह शहीद हुए हैं और इनका आज पार्थिव शरीर है जो कपकोट पहुंचेगा। इसी के साथ आपको बता दें कि जवान के शहीद होने को लेकर मुख्यमंत्री ने भी अपना दुख जताया है, ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। ऑपरेशन के दौरान कपकोट निवासी गजेंद्र सिंह गड़िया शहीद हुए हैं। 2 पैरा फोर्स में वो तैनात थे और आज पार्थिव शरीर उनका कपकोट पहुंचेगा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया है और श्रद्धांजलि अर्पित की है। धर्मनगरी हरिद्वार में अखिल विश्व गायत्री परिवार के तत्वाधान में बैरागी द्वीप स्थित शताब्दी समारोह स्थल पर आदिवासी सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें भारत की विविध जनजातीय संस्कृतियों का भव्य और जीवित संगम देखने को मिला। झारखंड, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत देश के तमाम अंचलों से पहुंचे आदिवासी समशिष्ट के रक्षक स्वयंसेवकों ने पारंपरिक रंग बिरंगी वेशभूषा में लोक नृत्य प्रस्तुत कर पूरे पंडाल को तालियों की गूंज से भर दिया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि महंत रविंद्रपुरी महाराज ने कहा कि जब समाज अपनी मूल संस्कृति, संस्कारों, धर्म और परंपराओं को भूल जाता है, तब सभ्यताएं नष्ट होने लगती है। बड़े गौरव का क्षण है। हरिद्वार की भूमि पर शायद इस तरीके का कार्यक्रम इससे पहले कभी घटित नहीं हुआ। भारत के जितने भी सुदूरवर्ती आदिवासी क्षेत्र के, जनजाति क्षेत्र के हम लोगों के भाई बहन हैं, वो पहली बार इस गंगा की गोद में हरिद्वार की पावन भूमि पर आए। और इसको करने के पीछे का एक ही उद्देश्य है कि भारत की जो समृद्धशाली, गौरवशाली विरासत है उसको अक्षुण्ण रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। हम आदरणीय स्वामी जी का, महंत रविंद्रपुरी जी महाराज का और हरिद्वार के सभी संत समुदाय के हृदय से आभारी हैं कि उनके भाव भरे सहयोग के कारण ऐसे कार्यक्रम को यहाँ पर कर पाने का अवसर हम लोगों को मिल सकता है। ये भारत की एक ऐसी गौरवशाली परंपरा का इतिहास बनने जा रहा है उत्तराखंड की इस पवित्र भूमि हरिद्वार में, जो प्राचीन काल से हमारे यहाँ भारत की संस्कृति की जिन्होंने रक्षा की है, आदिवासी भाई बहनों का जो आज सम्मान हुआ है। और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान शिव ने भी एक बार आदिवासी का स्वरूप धारण किया था और आज वो शिव के ससुराल में यहाँ सब लोग पधारे। हम सब उत्तराखंड के जितने भी संत महापुरुष हैं, सब उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि हम परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में यहाँ पर आदिवासी भाई बहन, आदिवासी का मतलब मूल निवासी, जो आदिकाल से यहाँ पर भारत भूमि का गौरव है, भारत भूमि की निधि है, भारत भूमि की सांस्कृतिक विरासत है, उन सब का सम्मेलन यहाँ पर कर रहे हैं।
और भारत की मूल संस्कृति से पूरे विश्व को परिचय हो और पूरे भारतवर्ष को भी भारत के आदिवासी भाई बहनों से परिचय हो, क्योंकि बहुत बड़ा सार्थक प्रयास है शांति कुंज की तरफ से, गायत्री परिवार की तरफ से जो किया जा रहा है। और मैं परम पूज्य गुरुदेव और माँ वंदनीय माता जी से यही प्रार्थना करूंगा कि ये आदिवासी भाई गौरव को प्राप्त करें, समृद्धि को प्राप्त करें, उन्नति को प्राप्त करें और देश का गौरव बनते हुए इस देश को ऊंचाइयों के ऊपर ले जाएं, यही हमारी। हरिद्वार में प्रस्तावित वीआईपी कार्यक्रम को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने देर रात पुलिस अफसरों की वर्चुअल मीटिंग बुलाई, जिसमें सभी राज्य प्रतित अधिकारी और थाना अध्यक्ष मौजूद रहे। एसएसपी ने कहा कि वीआईपी दौरा बेहद अहम है, इसीलिए जरा सी भी चूक बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। हरिद्वार में वीआईपी मूवमेंट को लेकर अधिकारियों की बैठक ली गई है, जहां एसएसपी ने अधिकारियों की बैठक ली और सख्त चेतावनी दी है कि अगर लापरवाही बरती गई तो कार्रवाई की जाएगी। थाना अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहे, जहां वर्चुअली मीटिंग हुई और कई अधिकारी वर्चुअली जुड़े तो कई अधिकारी ऑफिस में नजर आए। एसएसपी ने कहा कि वीआईपी दौरा बेहद अहम है, इसलिए जरा सी भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता प्रवेश राय से। प्रवेश, वीआईपी मूवमेंट होने वाला है, दौरा है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जी प्रिया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जनपद में लगातार वीआईपी मूवमेंट देखने को मिल रहा है, इसको लेकर के पुलिस पूर्णतः चाक चौबंद व्यवस्थाओं को बनाए रखे हुए हैं। लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल लगातार बैठक भी ले रहे हैं और लगातार अपने अधिकारियों को, पुलिस कर्मचारियों को लगातार निर्देशन दे रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई भी चूक ना हो। इसी के तहत अब देखा जाना है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये खबर है कि कल यानी कि जिस तरीके से देखा जाएगा कि 21 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, तो देखना होगा कि अभी तक ये दौरा स्पष्टता पूर्णतः जिस तरीके से सरकारी उसका नहीं हुआ, लेकिन सूत्रों के हवाले से माना जाए तो कल यानी कि 21 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार आने वाले हैं और लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है गायत्री परिवार का जो सम्मेलन चल रहा है इसमें प्रतिभाग करेंगे, शिरकत लेंगे और उसमें ये भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से देखा जाएगा कि राजनाथ सिंह भी आने वाले हैं। तो लगातार इस तरीके देश के बड़ी बड़ी हस्तियां और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लोग पहुंच रहे हैं, इसी को लेकर के जो हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित हों या फिर कप्तान एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल हों, लगातार व्यवस्थाओं को चाक चौबंद। जी बिल्कुल प्रवेश, आपने बताया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं, ऐसे में और कोई बड़े नेताओं का आगमन हरिद्वार में हो सकता है और क्या कुछ कार्यक्रम है जिसमें ये मंत्री पहुंचेंगे, केंद्र मंत्री पहुंचेंगे? जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है गायत्री परिवार यानी कि शांति कुंज का एक विशेष सम्मेलन चल रहा है, इसी को के तहत जिस तरीके से 100वां शताब्दी वर्ष जो है मना रहे हैं, उसी के तहत अभी बीते दिनों में जिस तरीके से देखा गया था केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे थे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी दौरा था। तो इसी को देखते हुए जब गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार की ओर रुख करेंगे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आएंगे और अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में किस और कोई बड़े नेता, अभिनेता या कोई राजनेता यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन अभी तक जो सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार यही है कि गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह हरिद्वार की ओर रुख कर रहे हैं। अब देखना होगा कि और कोई आता है। जी बिल्कुल प्रवेश, देखना होगा कि कौन कौन से केंद्रीय मंत्रियों के और बड़े नेताओं का आगमन हरिद्वार में होता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर है। होटल, धर्मशाला और संवेदनशील स्थलों पर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। यह अभियान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लगातार चलाए जा रहे हैं। पुलिस टीमों ने होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की आईडी का सत्यापन किया। धर्मशाला प्रबंधकों को आधार कार्ड की फोटोकॉपी रखने के निर्देश जारी किए हैं। संवेदनशील स्थलों पर संदिग्ध गतिविधियों की कड़ी निगरानी की जा रही है। चेकिंग के दौरान रिकॉर्ड में कोई कमी पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आम जन से संदिग्ध व्यक्तियों की सूचना देने की अपील भी की है।
इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। तीर्थ नगरी में राज्य मंत्री गिरीश डोभाल की अध्यक्षता में देवभूमि राष्ट्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य विषय राष्ट्र प्रथम संस्कृति बचेगी तो देश बचेगा रहा। इस दौरान मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता उदय माहुरकर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर माहुरकर ने बताया कि राष्ट्र की सांस्कृतिक सोशल मीडिया पतन का कारण बन रही है। आत्मा की रक्षा से ही भारत सशक्त और समृद्ध बन सकता है। हमारे बीच का स्वागत करें। ये जो आज का जो कार्यक्रम है, एक विशेष जो खतरा है देश के सामने, उसको लेके देखिए, हम जो प्रगति के मार्ग पे हैं, उसमें कोई शंका बचती नहीं है कि हम महान देश बनेंगे। लेकिन जो अश्लीलता आ रही है, फोन, इंटरनेट के माध्यम से, वो हमारी संस्कृति का पतन का कारण बनती जा रही है। मेरा जो एनजीओ है, सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन, जो 3 साल से कार्यरत है, उसने साबित कर दिया है कि अधिकांश बलात्कार देश के अंदर वो पोर्नोग्राफी को देख के हो रहे हैं, अश्लीलता को देख के हो रहे हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनेंगे, तो ये एक ऐसा एक पूरा एक राक्षस है जो हमें विश्वगुरु बनने से रोक रहा है। नैनीताल के पंगुड़ रोड में किलवरी के पास पार्टी करने गए 7 युवकों में से एक युवक पैर फिसलने से खाई में गिर गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने रस्सियों की मदद से गंभीर रूप से घायल युवक को खाई से बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पंगड़ रोड में एक सूचना मिली कि कोई व्यक्ति की यहाँ से गिर गया है। तो हमारे से, मैं फायर सर्विस से लीडिंग फायरमैन नाम सिंह हुआ, और मेरे से पहले एसडीआरएफ और पुलिस भी पहुँच गई थी। मैं भी पहुँचा अपनी टीम लेके। फिर हम सभी के सहयोग से उन्हें निकाल दिया गया है, सभी जो गिरे हैं। अभी उनकी जानकारी नहीं हो पाई, उनका अता पता हमने नहीं ले सके हैं। अब पता नहीं किस कारण से गिरे, इस रास्ते से गुजर रहे थे, क्या था, अभी कंफर्म नहीं हो पाया है। तो खाई मतलब लगभग 100-150 फीट में नीचे, इतने फीट नीचे गिरे थे। टाइम लगा लगभग निकालने में? हमें आधा घंटा तो लग ही गया लगभग। वहाँ से यहाँ मतलब अंदर जाने और फिर उनको ढूंढ खोज के बाहर निकालने में आधा घंटा लगभग लग ही गया हमें। अभी लेके आए थे, उसका हमने ईसीजी वगैरह कर लिया है। पेशेंट बिल्कुल रेस्पॉन्सिव नहीं था, बीपी पल्स कुछ नहीं आ रहा था। पेशेंट हमने डिक्लेयर कर दिया कि वो डेड है, और अभी हमने उसको मॉर्चरी शिफ्ट कर दिया है और वो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों से ये बात तय हो गई थी कि उत्तराखंड जैसी धर्म नगरी के साथ किसी भी स्तर पर खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। धामी और बीजेपी सरकार ने साफ संदेश दिया है कि हिंदुत्व, सनातन और विकास उनकी प्राथमिकता है, जिसके लिए उनकी सरकार कभी पीछे नहीं हटेगी। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और उसके लिए जमीन भी तैयार की जा रही है। चाहे बात समान नागरिक संहिता के मास्टर स्ट्रोक के चलाने की हो या फिर देवभूमि के आध्यात्मिक सांस्कृतिक स्वरूप को बचाने की, धामी सरकार कहीं भी पीछे नजर नहीं आ रही है। हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर मुख्य विपक्षी पार्टी को कड़ा संदेश तो दिया ही, साथ में हिंदुत्व को केंद्र में रखकर आगामी चुनाव की रूपरेखा भी तैयार कर दी है। देखिए, 2027 हमारा विकास को लेकर के चुनाव होगा। जितनी योजनाएं हमारी थी, चाहे राज्य सरकार की हो या फिर केंद्र सरकार की हो, उन सब योजनाओं को लेकर के हम जनता के बीच में होंगे। हमने अपना काम करने का जो संकल्प लिया था, उसको पूरा करने का काम पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। और जिस तरीके से जन जन की सरकार जन जन के द्वार पहुंच रही है,
पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अधिकारी कर्मचारी वहां तक पहुंच रहे हैं जहां तक कोई व्यक्ति अगर विभाग में नहीं पहुंच पाता हो, चाहे दिव्यांग हो या विकलांग हो, तो मुझे लगता है कि जो एक नैरेटिव सेट करने की लोग कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व या सनातनी, देखिए सनातनी हम हैं क्योंकि हम सनातन इस देश में रहते हैं और हिंदुत्व हमारा हिंदुस्तान है और हम हिंदू हैं तो हमें गर्व है अपने ऊपर। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का जो नैरेटिव लोग सेट करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि सौम्य और विनम्र राजनेताओं में गिनी जाती है। मुख्यमंत्री के तौर पर धामी ने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, लेकिन अब सीएम धामी उस छवि से कहीं आगे बढ़कर आक्रामक तेवरों में नजर आ रहे हैं। उनके तेवरों में ये बदलाव जमीनी राजनीति को लेकर उनकी बढ़ती हुई समझ को भी दर्शा रहा है। साथ ही साल 2027 में होने वाले चुनाव की ओर बढ़ते कदम के साथ विपक्ष पर तेज होते हमले और उत्तराखंड की डेमोग्राफी को लेकर जो वो बयान देते हैं, उसमें साफ तौर पर हिंदुत्व और सनातन की झलक देखी जाती है, जिसे भाजपा नेता भी सही ठहराते हुए नजर आते हैं। हिंदुत्व तो हमारा एजेंडा है ही है, देश भी हमारा हिंदुत्व बनेगा, विकसित भारत बनेगा और उत्तराखंड भी हमारा जो है विकसित उत्तराखंड बनेगा। तो इस पर मुझे लगता है कि किसी को ये संशय नहीं होना चाहिए। सनातनी हमारा उत्तराखंड है और देवों की भूमि है और इस देवों की भूमि में भारतीय जनता पार्टी सनातन को भी लेकर के चलती है, हिंदुत्व को भी लेकर के चलती है और जो अपने किए गए विकास कार्य हैं उनको भी लेकर के चलती है। और पूरी की पूरी जो प्रदेश की जनता है इस वक्त पुष्कर सिंह धामी जी के साथ खड़ी है। आने वाले 2027 में भारतीय जनता पार्टी को भी एक बार फिर प्रचंड बहुमत मिलने जा रहा है। ये मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता अपना आशीर्वाद पुष्कर सिंह धामी जी को और भारतीय जनता पार्टी को देने जा रही है। अब बीजेपी भले ही हिंदुत्व की राह पर हो, लेकिन साल 2027 का चुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही कई मायनों में अहम होने वाला है। कांग्रेस इसे अस्तित्व की लड़ाई से जोड़कर देख रही है, तो बीजेपी के सामने लगातार तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी को प्री इनकम्बेंसी में बदलने की रणनीति को धरातल पर उतारने की कोशिश जरूर होगी। बीजेपी कई बार कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाती है, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस सत्ताधारी भाजपा पर चुनाव से पहले ध्रुवीकरण कर राजनीति करने का आरोप लगाती है। 2027 के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व की पिच पर आक्रामक दिखने के अलावा भाजपा के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि ध्रुवीकरण की राजनीति ही भाजपा का एकमात्र सहारा है। क्योंकि जनता के लिए तो भाजपा की सरकार कुछ कर नहीं पाए, कहीं विकास नजर नहीं आ रहा है। घर घर में आज बेरोजगारों की फौज है, रोजगार देने में ये सरकार विफल रही है। बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाई है, आज बेटियां घर से निकलने में डर रही हैं। उद्योग पहाड़ नहीं चढ़ा पाए हैं, पलायन को रोक नहीं पाए हैं। तो लगातार चौतरफा विफलताएं हैं सरकार की। अपनी उपलब्धियां तो ये सरकार गिना नहीं सकती है, क्योंकि जनता के दरवाजे पर किस मुंह से जाएं, इसलिए एकमात्र रास्ता ध्रुवीकरण की राजनीति का ही भाजपा के पास बचता है और वही भाजपा का एकमात्र सहारा है। अब कांग्रेस भले ही भाजपा पर तमाम तरीके के आरोप लगाती रही हो, लेकिन हाल ही में पुष्कर सिंह धामी के बयानों से ये साफ समझा जा सकता है कि सीएम धामी विकास सुशासन के एजेंडे के साथ साथ हिंदुत्व और सनातन को लेकर ही साल 2027 के चुनाव को साधने में जुटे हैं। जनवरी 2026 में सीएम धामी ने कांग्रेस पर कई निशाने साधे, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को सनातन विरोधी भी करार दे दिया, जिससे साफ होता है कि सरकार सनातन के एजेंडे पर जोरों शोरों से काम कर रही है। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले आक्रामक हिंदुत्व अभियान की योजना भी बनाई जा रही है, जिसमें लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई और डेमोग्राफी को न बदलने जैसे मुद्दों को शामिल किया जा रहा है। 2027 में होने वाले अर्धकुंभ को लेकर भी धामी सरकार सक्रिय नजर आ रही है। कुंभ क्षेत्र में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने जैसी मांगों पर संतों के साथ चर्चा हो रही है, ताकि सनातन की मर्यादा को बनाकर रखा जाए। धामी सरकार ने सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून भी बनाया, जिसमें जबरन धर्मांतरण करने के लिए उम्र कैद तक की सजा और 10 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। सनातन धर्म की छवि खराब करने वाले फर्जी बाबा और पाखंडियों के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया, जिसको ऑपरेशन कालनेमी का नाम दिया गया। सरकार ने लैंड जिहाद के खिलाफ अभियान चलाकर सरकारी भूमि से 10,000 एकड़ से अधिक अवैध अतिक्रमण मुक्त कराया। इसमें 500 से अधिक अवैध मज़ारे और धार्मिक संरचनाओं को हटाया गया है। साथ ही धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को भी खत्म कर दिया गया।
सरकार ने हाल ही में एक और बड़ा फैसला किया, जिसमें उन्होंने संस्कृत और वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 13 जिलों में संस्कृत ग्राम विकसित किए और सरकारी कार्यों की नेम प्लेट पर संस्कृत का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया। तो सवाल यह है कि क्या हिंदुत्व और सनातन के नाम पर वाकई 2027 का चुनाव बीजेपी फतेह कर पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।